नमस्कार साथियों, गुरुकृपा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का एक टॉपिक सेल बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बारे में हम आज की क्लास में बेसिक के बारे में जानेंगे कि सेल बायोलॉजी, सेल क्या है, कोशिका क्या क्या कार्य है, कोशिका की खोज किसने की थी। स्टार्ट करते हैं हम सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। क्या बोलेंगे? कोशिका विज्ञान। पहले बायोलॉजी के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना होता है। कितने वर्डों से? दो। बायोलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एक तो है बायोस प्लस साथ में लोगोस, ये दो वर्ड है, इनसे मिलकर बायोलॉजी बना होता है। बायोस का अर्थ होता है लाइफ। क्या? लाइफ यानी जीवन। और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी यानी अध्ययन। तो हम बोल सकते हैं कि जीवन का जो अध्ययन है उसे हम क्या कहेंगे? बायोलॉजी। जीवन के अध्ययन को क्या कहेंगे हम? बायोलॉजी। अब बात करते हैं सेल बायोलॉजी की, कि कोशिका विज्ञान किसे कहेंगे? जीव विज्ञान की वह शाखा, बायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना व उसके समस्त कार्यों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? सेल बायोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना व उसके कार्यों का, इसका क्या अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? सेल बायोलॉजी। पहले जना, बायोलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना होता है। एक है बायोस, दूसरा है लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ यानी जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी यानी अध्ययन। कि जीवन के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी। आगे बात करते हैं सेल बायोलॉजी की। कोशिका विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना व उसके समस्त कार्यों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? सेल बायोलॉजी। ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं कि जो कोशिका है उसका निर्माण कहां से हुआ, कि उसकी जो सूक्ष्मतम इकाई है कोशिका की वो कौन सी है? तो आप सब जानते हैं कि एटम है, तो होता है सबसे छोटा कण। एटम यानी परमाणु। परमाणु क्या होता है? वह सूक्ष्मतम इकाई जिसका और विभाजन करना क्या हो? संभव नहीं हो। परमाणु क्या है? वो अंत एक, मतलब किसी भी चीज को हम तोड़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे मार्कर है, इसको तोड़ना स्टार्ट किए, इसका जो अंतिम पार्टिकल होगा, अंतिम कण होगा जिसका और विभाजन होना संभव ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एटम, परमाणु। ठीक है, परमाणु। अब बहुत सारे परमाणु एक जगह होकर क्या बनाएंगे? मोलिक्यूल यानी अणु। बहुत सारे परमाणु एक जगह होकर किसका निर्माण करेंगे? मोलिक्यूल यानी अणु का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? अणु का। अब बहुत सारे मोलिक्यूल, अणु एक जगह होकर किसका निर्माण करेंगे? जिसे बोल सकते हैं मैक्रो मोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल, या बोल सकते हैं हम बायोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल या बायोमोलिक्यूल। ठीक है बेटा। अब बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल एक जगह होकर किसका निर्माण करेंगे? जिसे बोलेंगे हम सब सेलुलर कंपाउंड। क्या बोलेंगे? सब सेलुलर, सब सब सेलुलर, सब सेलुलर कंपाउंड। और सब सेलुलर कंपाउंड के बाद में किसका निर्माण होगा? सेल यानी हमारी कोशिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कोशिका का निर्माण होता है। कोई भी एटम है, परमाणु है, बहुत सारे परमाणु एक जगह होकर के इसका निर्माण करेंगे, अणु। अरे भाई, परमाणु क्या है? वह सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम कण
जिसका और विभाजन होना संभव नहीं हो, मतलब उसका और विभाजन नहीं हो सकता, उसको और टुकड़ों में हम नहीं तोड़ सकते। ठीक है, अब बहुत सारी कोशिकाएं, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं एक जगह होकर किसका निर्माण करती है बेटा? टिश्यू का। किसका निर्माण करती है? टिश्यू, यानी उत्तक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? उत्तक का। उत्तक क्या है? कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसकी कार्य और संरचना क्या हो? समान हो। अब उत्तक बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि तंत्रिकी उत्तक हो गए, न्यूरल टिश्यू हो गए, संयोजी उत्तक हो गए, कनेक्टिव टिश्यू हो गए। उत्तक अनेक प्रकार के जीवों में पातों में उत्तक, वो चैप्टर अलग है, उत्तक के बारे में हम अलग से विस्तार से पढ़ेंगे। अब बहुत सारी कोशिकाएं एक जगह होकर किसका निर्माण कर रही है? टिश्यू, उत्तक का निर्माण कर रही है। अब बहुत सारे उत्तक एक जगह होकर किसका निर्माण करेंगे? ऑर्गन का, यानी अंग का। किसका निर्माण करेंगे? अंग का। अब बहुत सारे ऑर्गन एक जगह होकर किसका निर्माण करेंगे? ऑर्गन सिस्टम का, अंग तंत्र का। और लास्ट में, अंत में, सारे अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण कर देंगे? बॉडी, जिसे बोलते हैं शरीर, या बोल सकते हैं हम काय। इस प्रकार हमारे शरीर का निर्माण होता है। कोई भी एटम है, एटम से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल बना, मैक्रोमोलिक्यूल से सब सेलुलर कंपाउंड बने, सब सेलुलर कंपाउंड से एक कोशिका का निर्माण हो गया। अब कोशिका क्या है? वह सूक्ष्म इकाई जिसका, अरे सूक्ष्म सबसे छोटी है, सबसे सूक्ष्म इकाई जिसका स्वतंत्र जीवन अस्तित्व हो, मतलब सजीव। वह, अरे परमाणु है, ये परमाणु सजीव है क्या? सजीव नहीं है, ये क्या है? निर्जीव है। तो सजीवों में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका। कि वह सूक्ष्म इकाई जिसका स्वतंत्र जीवन अस्तित्व हो, उसका जीवन में कुछ अस्तित्व हो, वो सबसे छोटी इकाई कौन है? कोशिका है। कोशिका से आगे किसका निर्माण हुआ? टिश्यू, यानी उत्तक का निर्माण हुआ। कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसके कार्य व संरचना क्या हो? समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तक, टिश्यू कहते हैं। टिश्यू से आगे ऑर्गन, कोई भी अंग का निर्माण हो गया। अंग के बाद में अंग सिस्टम, यानी अंग तंत्र। ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र का निर्माण हो गया। और अंग तंत्र से किसका निर्माण होता है? हमारी बॉडी, यानी शरीर का निर्माण। ठीक है, आगे बात करते हैं। कोशिकाओं के महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं कि कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण तथ्य थे, कि कोशिका को किसने खोजा था, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, मृत कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, केंद्रक के बारे में किसने बताया था। तो सबसे पहले आता है एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक था। अब इसने 1665 में, कब? 1665 ईस्वी में पहली बार मृत कोशिका को देखा और इसको क्या किया? वर्णित किया। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने, कब? 1665 में, 1665 ईस्वी में मृत कोशिका यानी डेड सेल, मृत कोशिका को देखा, वह उसको क्या किया? वर्णित किया, उसके बारे में बताया। और इस बात का पता कहां से चलता है? इसकी पुस्तक है एक, क्या? इसकी पुस्तक है जिसका नाम है बेटा माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया में इसने क्या लिखा था? ये मृत कोशिका के बारे में लिखा था, मृत कोशिका के बारे में लिखा था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया। इसने अपनी पुस्तक जिसका नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया में इसके बारे में वर्णन किया था। आगे बात करते हैं, अगला वैज्ञानिक आता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। क्या नाम है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक।
एंटोन वन ल्यूवेन ने किसकी खोज की थी? इसने की थी जीवित कोशिका, लिविंग सेल की खोज की थी। किसकी खोज की थी? लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका, लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अगला वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्राउन। भैया रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज की थी। किसकी खोज की थी? केंद्रक की। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम। एनसीईआरटी में ये तीन ही वैज्ञानिक दिए हुए हैं। पहला रॉबर्ट हुक, 1665 ईस्वी में मर्द कोशिका के बारे में खोज की थी और इसने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में लिखा था। अगला वैज्ञानिक आता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। इसने लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका की खोज की थी। और उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन जिसने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इससे आगे बात करते हैं तो हम बात करते हैं कोशिका के आकार की, कोशिका की आकृति की। कि कोशिकाएं कौन कौन सी आकृति की हो सकती है, कौन कौन सी आकार की हो सकती है। आगे बात करते हैं कोशिका आकृति की बात कर लेते हैं पहले। कोशिका आकृति, ठीक है, कोशिका आकृति जैसे कि आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, ठीक है, लाल रक्त कोशिका बोल सकते हैं, कणिका बोल सकते हैं। आरबीसी कैसी होती है? आरबीसी गोल, राउंड और बाइकोनिकेव यानी अवतल आकार में होती है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर राउंड एंड बाइकोनिकेव शेप में। राउंड एंड बाइकोनिकेव शेप में ये पाई जाती है। इसके आगे बात करते हैं आरबीसी के बाद। आरबीसी के बाद में अगली कोशिका आती है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी पाई होती है बेटा अमीबीकृत, मतलब अमीबा के समान होती है। अमीबा की आकृति कैसी होती है? कुछ भी हो सकती है ऐसे, मतलब एक कोशिकीय जीव है, आकृति कोई भी हो सकती है, वो अपने हिसाब से आकृति बदलता रहता है। डब्ल्यूबीसी के बाद में आती है स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं। स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं, स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं ये होती है लंबी और संकरी, यानी लंबी व संकरी। संकरी मतलब बीच में से क्या होंगी? खोखली होंगी, बीच में से खोखली होंगी और लंबाई में लंबी होंगी। आगे बात करते हैं हम तंत्रिका कोशिका। क्या? तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल होती है वो क्या होती है? लंबी व शाखित। कैसी होती है? लंबी व शाखित, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, लॉन्ग एंड ब्रांच। ये क्या है? कुछ मैन कोशिकाओं के, जैसे कि और कोशिकाएं आ गई, मीजोफिल सेल हो गई, मध्यतक कोशिकाएं, मीजोफिल सेल, मध्यतकी कोशिकाएं, वो कैसी होती है? राउंड शेप यानी गोल आकृति की होती है। ठीक है, तो कुछ मैन कोशिकाएं थी, उसके आकार और आकृति के बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम एक दो मैन कोशिका के बारे में कि सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की क्या है? इकाई। अरे सबसे सूक्ष्म इकाई कौन? हमारे जीवन की, मानव जीवन है।
मानव की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, मतलब शरीर को तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए सबसे छोटी इकाई कौन होगी? कोशिका। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि शरीर की सबसे छोटी इकाई है या सूक्ष्मतम इकाई है। इसके आगे बात करते हैं, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अरे भाई सबसे छोटी इकाई है, ये तो हमारे को नजर आ रहा है कि सबसे छोटी इकाई होगी तोड़ते तोड़ते, जिसको क्या बोलेंगे हम? कोशिका बोलेंगे। लेकिन ये संरचनात्मक और क्रियात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्यों बोला? संरचनात्मक मतलब मानो कि शरीर की आकृति कौन डिसाइड करता है? कोशिका। कौन? कोशिका। इसलिए हमने क्या बोला इसको? संरचनात्मक। और जितने भी शरीर के कार्य है, एटीपी का निर्माण होता है, ऑक्सीजन हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, उसको काम में कौन लेता है? कोशिका। तो जितने भी कार्य हैं वो कौन करता है? कोशिका। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला? फंक्शनल यूनिट, यानी कार्यात्मक इकाई। ठीक है, आगे बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। किसकी? कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी की बात करते हैं। तो सेल थ्योरी में दो वैज्ञानिक आए थे। कितने वैज्ञानिक? दो। पहले का नाम था मैथियस स्लाइडेन और दूसरे का नाम था थियोडर स्वान। मैथियस स्लाइडेन ने 1838 में काम किया था और थियोडर स्वान ने 1839 में काम किया था। मैथियस स्लाइडेन वो था जर्मन बोटनिस्ट था, जर्मनी का रहने वाला था और बोटनिस्ट यानी पादप विज्ञान पे काम करता था। और जो थियोडर स्वान था वो ब्रिटिश वैज्ञानिक था और जूलॉजिस्ट यानी जंतु विज्ञान पे काम, लेकिन इसने पादप विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इन दोनों के बारे में देखते हैं। अगला वैज्ञानिक है, अब बात कर रहे हैं किसकी? सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो सेल थ्योरी को मुख्यतः दो वैज्ञानिकों ने दिया था। कितने वैज्ञानिकों ने? दो वैज्ञानिकों ने। पहले का नाम क्या था? मैथियस स्लाइडेन और दूसरे का नाम क्या था? थियोडर स्वान। ये दो वैज्ञानिक थे जिसने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अब जो मैथियस स्लाइडेन था, ये भाई साहब कहां का था? जर्मनी का था। और क्या था? साथ में बोटनिस्ट था, मतलब पादप विज्ञान पे काम करता था। किस पर? पादप विज्ञान पर। और जो थियोडर स्वान था, ये कहां का था? थियोडर स्वान ये था ब्रिटिश साइंटिस्ट था। कहां का था? ब्रिटिश का था। और ये क्या था? जूलॉजिस्ट था। जूलॉजिस्ट यानी जंतु विज्ञान पे काम करता था। ये बात हमने जान ली। अब बात करते हैं आगे कि जो मैथियस स्लाइडेन था जिसने सेल थ्योरी को दी थी, उसने क्या बात मतलब पादपों के बारे में बताई थी? क्या बात मतलब मानव के जीवन के बारे में बताई थी? कोशिका के बारे में क्या बताया था? मैथियस स्लाइडेन ने बताया था कि पादपों का शरीर, पादपों की बॉडी होती है, पादपों का शरीर होता है, वो कोशिका और कोशिकीय उत्पादों से मिलकर बना होता है। कोशिका और कोशिकीय उत्पादों से मिलकर बना होता है। ये बात किसने बताई थी? मैथियस स्लाइडेन ने 1838 में बताई। किसने? मैथियस स्लाइडेन ने 1838 में। क्या बताया इसने? कि पादपों का शरीर, पादपों का शरीर कोशिका व कोशिकीय उत्पादों से मिलकर बना होता है। यह बात किसने बता दी? मैथियस स्लाइडेन ने बता दी कि पादपों का शरीर कोशिका और कोशिकीय उत्पादों से मिलकर बना होता है।
अब आगे बात करते हैं कि थियोडर स्वान ने कोशिका थ्योरी में, सेल थ्योरी में, कोशिका सिद्धांत में क्या बताया। थियोडर स्वान ने दो बातें बताई। कितनी बातें? दो। पहली बात तो यह बता दी पादपों के बारे में कि पादपों में कोशिका भित्ति सेल वॉल का पाया जाना उनका क्या है, विशेष कैरेक्टर यानी यूनिक लक्षण है। यूनिक कैरेक्टर, विशेष लक्षण है कि पादपों में कोशिका भित्ति का पाया जाना विशेष लक्षण, यूनिक कैरेक्टर है। यह बात किसने बता दी? थियोडर स्वान ने बता दी। पादपों के बारे में बता दी। तो इसने जंतु विज्ञान का, जूलॉजिस्ट था, जंतु विज्ञान पे काम किया, तो इसने जंतुओं के बारे में क्या बताया कि जंतुओं की जो कोशिका होती है, जंतुओं की जो कोशिका होती है उसकी बाहर की परत होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब जंतुओं की कोशिकाएं अपने बाहरी तरफ एक आवरण रखती है, जिसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह बात किसने बताई? थियोडर स्वान ने। कि जंतुओं की कोशिकाओं के बाहर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह बात किसने बता दी? थियोडर स्वान ने बताया। कि कोशिका सिद्धांत 1800 ये आए थे हमारे भाई साहब 1838 में, और ये आए थे 1839 में। दोबारा से देख लो एक बार। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत को दो वैज्ञानिक मैथ्यू स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने मिलकर प्रतिपादित किया था। और कोशिका सिद्धांत के बारे में मैथ्यू स्लाइडेन ने यह बताया था, जर्मन बोटनिस्ट था, इसने यह बताया था कि पादपों का शरीर कोशिका और कोशिकीय उत्पादों से मिलकर बना होता है। जबकि थियोडर स्वान ने यह बताया था कि पादपों में कोशिका भित्ति का पाया जाना तो क्या है? एक विशेष लक्षण। और जंतु कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत या बाह्यतम झिल्ली पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ठीक है। अब ये दोनों वैज्ञानिक कौन कौन? मैथ्यू स्लाइडेन और थियोडर स्वान। मैथ्यू स्लाइडेन और थियोडर स्वान ये बताने में असफल रहे थे कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। अब बात तो यहां पे आके फंस गई कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। ये तो बता दिया कि कोशिकाओं का, पादपों का शरीर कैसे बना हुआ है, कोशिका भित्ति का पाया जाना विशेष लक्षण है, लेकिन ये नहीं बता हुआ है कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। इसके बाद में एक अगले वैज्ञानिक आते हैं, जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम है? रुडोल्फ विर्चो। कब आया था? 1855 में। उनके 16 साल बाद में आ गया भाई साहब ये भी। और इसने आके भी अपना मत रख दिया कि मैं बताता हूं भाई नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो इसने बताया कि न्यू सेल्स अराइज्ड फ्रॉम डिवाइडेड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल, की नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि न्यू सेल्स अराइज्ड फ्रॉम डिवाइडेड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, नई सेल का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से
होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। अब विभाजन ये बात आंखें फंस गई कि विभाजन कितने प्रकार का होता है और विभाजन कैसे होता है। विभाजन के बारे में आगे बात करने वाले। ये यूनिट कंप्लीट होगी ना, उसके बाद में अगला चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। में बेसिक तौर पे आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, मियोसिस, माइटोसिस और कैरियोकाइनेसिस। समसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन जिसे बोलते हैं। न्यू सेल्स अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, न्यू सेल्स अराइज्ड फ्रॉम डिवाइडेड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। नई सेल्स कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। और इसके लिए एक टर्म दे दी, क्या दे दी? टर्म, जैसे बोलते हैं ओमनिस सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। किसके लिए टर्म दे दी? रुडोल्फ विर्चो ने ये टर्म दे दी इस बात के लिए कि न्यू सेल्स अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसके लिए एक टर्म दे दी, कौन सी? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, आगे बात करते हैं कि रुडोल्फ विर्चो ने जो सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत दिया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होते हैं, उसके कोई ना कोई अपवाद भी होंगे। तो इसके अपवाद थे जो, इसके अपवाद कौन कौन से थे? पहला तो देखो था वायरस, क्या था? दूसरे नंबर पर आता है वायराइड और तीसरे नंबर पर आता है प्रियोन। पहले नंबर पर वायरस, दूसरे नंबर पर वायराइड और तीसरे नंबर पर प्रियोन। ये क्या था? सेल थ्योरी के कोशिका सिद्धांत के अपवाद थे। ठीक है, अब बात करते हैं, कोशिका सिद्धांत पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में बात करते हैं हम कोशिका के आकार की, कि कोशिका का आकार कैसा कैसा, कितना कितना होता है। ठीक है, आपने सुना होगा नाम माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, PPLO। अगले वाले पेज पे बात करते हैं। ये तो देखो, जैसे कि शेप है उनकी, पॉलीगोनल हो सकती है कोशिकाएं, कोल्यूमुलर हो सकती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हो सकती है, क्यूबॉइड शेप में हो सकती है और बाइकॉनकेव यानी द्विअवतलाकार कोशिकाएं हो सकती है। ये तो क्या, कोशिकाओं की आकृति हो सकती है उनकी। से बात करते हैं जैसे कि माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा है, सबसे छोटी कोशिका है। सेल वॉल लेस, मतलब कोशिका भित्ति क्या होगी इसमें? एब्सेंट होगी, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। इसकी आकृति होती है 1 माइक्रोमीटर की। कितनी? 1 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी सेल यानी लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होगी? वो होगी एग ऑफ ऑस्ट्रिच, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो क्या है? सबसे बड़ी जीवित कोशिका है। आगे बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तो वो है तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सेल। तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल। ठीक है, ये कुछ कोशिकाओं की आकार और आकृति के बारे में होगी। अब एक वर्ड आता है यहां पर, जैसे कि कोई भी सेल है, या तो वो क्या होगी? यूनिसेलुलर, और या वो क्या होगी? मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय, मतलब उस जीव के अंदर कितनी कोशिकाएं होंगी? एक कोशिका होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। और मल्टीसेलुलर का मतलब बहुकोशिकीय, मतलब उसमें एक से ज्यादा कोशिका होगी। ठीक है, अब आगे कोशिकाओं की बात करते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो मुख्यतः कोशिका 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहली है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है,
इन दोनों के बारे में बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक। अब कैरियो का मतलब क्या होता है? कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। क्या अर्थ होता है इसका? न्यूक्लियस यानी केंद्रक। प्रो यानी पुराना, अरे पुराना जमाना। प्रो यानी पुराना, मतलब इसमें केंद्रक क्या था? अनुपस्थित था। क्या था? न्यूक्लियस एब्सेंट। अब न्यूक्लियस एब्सेंट था, उसके साथ साथ केंद्रिका भी अनुपस्थित थी। केंद्रिका भी अनुपस्थित थी, और केंद्रिका अनुपस्थित थी तो केंद्रिका झिल्ली भी अनुपस्थित थी। भाई सही है गलत है? न्यूक्लियस केंद्र की नहीं होगा तो वो केंद्रिका झिल्ली और केंद्रिका ये कहां से आएगी? आगे इसमें ये दोनों क्या थी? प्रेजेंट थी। वेल डिफाइन न्यूक्लियस था और केंद्रिका व केंद्रिका झिल्ली ये भी क्या थी? प्रेजेंट थी। ठीक है, तो इसके बारे में विस्तार से हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है साथियों, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।